अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी के फोर्थ चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज़ के साथ। इस चैप्टर के पहले हिस्से में सेल्स का जिक्र किया जाएगा और बाद वाले हिस्से के अंदर टिश्यूज़ का जिक्र किया जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर सेल्स का जिक्र किया जा रहा है कि सेल्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। जो भी आप प्लांट्स देखते हैं उनके अंदर सेल्स मिल जाएंगे। जैसे अगर रोज़ है या फिर अगर ग्रास ही है साइड पर जो हमारे घरों में मौजूद हो सकती है या फिर हमारे रास्तों में मौजूद हो सकती है, तो इन सब के अंदर जो है हमारे पास सेल्स मौजूद हो सकते हैं। ना सिर्फ प्लांट्स के अंदर पर एनिमल्स के अंदर भी। जो हमारे पास स्किन है उसके अंदर कई सारे सेल्स मौजूद हैं। हमारे पास जो इंसेक्ट होते हैं उनके विंग्स के अंदर सेल्स मौजूद हैं। तो बाकी जो भी लिविंग टिश्यू हम देखते हैं उसके अंदर सेल्स ये मौजूद होते हैं। तो यही बात बयान की जा रही है कि हमारे अंदर और इस दुनिया के अंदर जो भी जानदार हैं उन सब के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं। और इन सेल्स को स्टडी करने के लिए जो चीज़ हमारे पास ज़रूरी बनी, जिस वजह से हमें सेल्स नज़र आए, वो थी माइक्रोस्कोपी, यानी माइक्रोस्कोप की स्टडी। माइक्रोस्कोप की ही वजह से हमारे पास सेल डिस्कवर हुए हैं। अगर हम बात करें, जाबिर बिन हयान ने 2 किताबें लिखी, प्लांट्स पर, एनिमल्स पर। उसने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कोई किताब क्यों नहीं लिखी? इसकी वजह यही है कि माइक्रोस्कोप मौजूद नहीं था और ना ही उन जानदारों को देखा गया था। तो जो जानदार हमें नजर आए हैं छोटे से, वो इसी वजह से नजर आए क्योंकि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट हुई। तो अब यहाँ पर माइक्रोस्कोप और सेल थ्योरी में उसके किरदार को जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले बयान किया जा रहा है ज़ेकरियास जेनसन के हवाले से। इन्हें माना जाता है फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन्होंने 1590 में पहला माइक्रोस्कोप डेवलप किया था। अब उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर 2 शीशे लगे हुए थे। वो एक बड़े से ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर था जिसके एक शुरू के हिस्से में और एक आखिरी हिस्से में लेंस लगा हुआ था, जिसकी जो रेंज थी मैग्नीफिकेशन की, वो 3 गुना से लेकर के 9 गुना था। यानी कि वो किसी चीज़ को 3 गुना या 9 गुना चीज़ों को वो बढ़ा करके दिखा सकता था। इस माइक्रोस्कोप के अंदर आप देख सकते हैं ये पहला हिस्सा है जहाँ से हमारी आंख जो है वो देख रही होगी, और दूसरा हिस्सा होगा जो किसी भी जानदार के ऊपर होगा। तो इस तरह से ये 3 गुना से लेकर के 9 गुना चीज़ों को बढ़ा करके दिखा रहा था। अब इसका जो ईयर लिखा हुआ 1595 है, तो ईयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होता है। तारीख के अंदर सालों का काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ होता है। मजीद यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि उसके बाद 1665 में कहीं कहीं आपको 1663 नज़र आ जाएगा। तो 1665 के ईयर के अंदर रॉबर्ट हुक आए हैं और उन्होंने उस माइक्रोस्कोप को और ज़्यादा इम्प्रूव किया है। जो पहले मौजूद माइक्रोस्कोप था उसे इम्प्रूव किया गया और उस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके बाकी जानदारों को देखा गया। तो 1665, अगर आप पहला ईयर काउंट करते हैं 1590 का, यानी कि 75 सालों के बाद जो है हमारे पास एक माइक्रोस्कोप फिर डेवलप हुआ है जिसने जानदारों को दिखाया हमें। मजीद बयान किया जा रहा है कि अगर माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन की बात होगी तो माइक्रोस्कोप जो है वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके बनाने का मकसद होता है कि वो बड़ी इमेज करके हमें दिखाए, बड़ी फोटोग्राफ करके दिखाएं उन जानदारों की जिनको देखना हमारी आंख से काफ़ी नहीं होता, जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख पाते, उनकी एक बड़ी इमेज करके दिखाता है जो औजार, उसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है। अब माइक्रोस्कोप के अंदर यहाँ पर 2 चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है। एक होता है मैग्नीफिकेशन, एक होता है रेजोल्यूशन। फर्स्ट ईयर की बुक में आपको एक तीसरी चीज़ का भी नजर आएगा जो कि होता है कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। एक है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की तस्वीर को बड़ा करके दिखा देना। हम लोग आमतौर पर मोबाइल में जूम करते हैं, तो जूम करना ये एक तरह का मैग्नीफिकेशन होता है। तो मैग्नीफिकेशन के अंदर एक छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखाया जा सकता है। मजीद बयान किया जा रहा है कि अगर हम लेंसेज का इजाफा करते हैं और उनको ठीक से लगाते हैं तो इस तरह से हमारे पास एक माइक्रोस्कोप ऐसा बन सकता है जिसकी मैग्नीफिकेशन की रेंज बहुत ज़्यादा होगी। अगर कम लेंसेज का इस्तेमाल होगा तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन भी ठीक से हासिल नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं रेजोल्यूशन के बारे में। रेजोल्यूशन जो है इसे इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि ये कम से कम डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट्स के बीच में, जिसे आसानी से बंदा जो है फ़र्क बयान कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है। अगर ये हमें तस्वीर धुंधली नज़र आएगी तो हम इन 2 पॉइंट्स में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। तो इन 2 पॉइंट्स में फ़र्क करना कि ये 2 अलग अलग डॉट्स हैं, ये रेजोल्यूशन कहलवाता है। इसे हम क्लियरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं कि रेजोल्यूशन का मतलब इस तरह से है कि किस क्वालिटी में कितना साफ जो है कोई तस्वीर मौजूद है। आप अगर मोबाइल देखते हैं या यूट्यूब को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी रेजोल्यूशन का ऑप्शन आता है। रेजोल्यूशन के अंदर आप देखते हैं मिसाल के तौर पर क्वालिटी लिखी होती है 720p। जब आप देखेंगे इसमें तो आपको जो तस्वीर होगी वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। जबकि अगर आप उससे कम 140 का रेजोल्यूशन लगाएंगे तो इस कम रेजोल्यूशन के अंदर आपको जो तस्वीर है वो भी धुंधली नज़र आएगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको मिक्सअप में नज़र आएंगी। तो ये रेजोल्यूशन जो है ये दरअसल क्लियरिटी या क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। अब बयान किया जा रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नीफिकेशन भी अहम होता है, तो रेजोल्यूशन ये भी अहम होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हमारे पास साइज 0.1 से कम है,
अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप अच्छा मौजूद है जिसके अंदर मैग्नीफिकेशन ज़्यादा मौजूद है तो वो उसे बड़ा तो कर देगा, लेकिन रेजोल्यूशन कम होने की वजह से वो उसे ब्लरी करेगा, उसे धुंधला करेगा। मोबाइल में भी हमारे पास अगर तस्वीर मौजूद है जो कम पिक्सल्स वाली है, अगर हम उसको ज़्यादा जूम करने की कोशिश करते हैं वो धुंधली सी हो जाती है। तो रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन ये दोनों ही अहम चीज़ें होती हैं। अब बयान किया जा रहा है हमारे पास दो तरह के माइक्रोस्कोप के हवाले से, एक है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम बात करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। लाइट माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर लाइट का इस्तेमाल होता है। तो जब भी हम कोई स्पेसिमेन देखना चाहते हैं, इसमें एक जगह पर स्पेसिमेन रखा जाता है स्टेज पर। जब हम वहाँ पर सैंपल अपना रखते हैं, स्लाइड्स के ऊपर शीशे का एक टुकड़ा होगा जिस पर हमारा सैंपल, मिसाल हमारा ब्लड जो है वो ही रखा जाएगा। तो जब हमारा सैंपल इस स्टेज पर रखा जाएगा तो नीचे से जो है वो रोशनी इसमें से गुजारी जाती है। तो क्योंकि इस सैंपल में से रोशनी गुजारी जा रही है तो इसे लाइट माइक्रोस्कोप कहा जा रहा है। अब इसमें से अगर जो तस्वीर ली जाएगी उसे माइक्रोग्राफ कहा जाएगा। अब हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है वो अलग अलग तरह के हैं। आपके स्कूल के अंदर अक्सर ये वाला माइक्रोस्कोप मौजूद होगा। और एक और माइक्रोस्कोप का जिक्र किया जा रहा है जो 1871 के अंदर बना था। तो ये कुछ इस तरह का माइक्रोस्कोप है। इस तरह से ये हमारे पास एक डिफरेंट माइक्रोस्कोप होता है। तो ये अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप आज के दौर में मौजूद हैं जो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर पहले भी एक तस्वीर जिक्र की गई है, वो है वैन ल्यूमेनहुक की माइक्रोस्कोप की। वैन ल्यूमेनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो इन्होंने भी कई ज़्यादा जानदारों को डिस्कवर किया था और कई ज़्यादा जानदारों को इन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया था। इनके पास खुद का माइक्रोस्कोप था, तो ये तमाम चीज़ों को देखा करते थे। इस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज की हैं। इसी वजह से इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अब मैग्नीफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप का कैसे हासिल होता है, इस हवाले से बयान किया जा रहा है कि पावर ऑफ आईपीस को ऑब्जेक्टिव लेंस के पावर के साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है, तब हमारे पास जो है मैग्नीफिकेशन हासिल होता है। अब जो है यहाँ पर आईपीस लगाया जाता है और ये हमारे पास लेंस मौजूद होता है। अगर लेंस की पावर मिसाल के तौर पर 15 है और आईपीस की पावर है 15, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको मैग्नीफिकेशन पावर मिल जाएगा। यहाँ पर इसी हवाले से बयान किया जा रहा है कि मैग्नीफिकेशन हमारे पास कितनी होती है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। तो आप इसको इस तरह से देखें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंसेज मौजूद हैं, तीन तरह की मिसाल मौजूद है, 4x, 10x एंड 40x। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा पावर ऑफ आईपीस के साथ में, जो कि आमतौर पर मौजूद होगा 10x। अगर हमारे पास जो लेंस है उसकी पावर है 4x और आईपीस की पावर है हमारे पास 10x, तो ये जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आएगा वो होगा 40 गुना पावर का। अगर हमारे पास लेंस की पावर मौजूद है वो है 40x और इसी तरह से आईपीस की पावर वही मौजूद है 10x, तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो होगा 400 गुना। यही बात बयान की जा रही है कि अगर हमारे पास 10 पावर वाला आईपीस मौजूद है और लेंस भी हमारे पास 10 पावर वाला मौजूद है तो मैग्नीफिकेशन जो है वो 100 गुना आएगा। इसी तरह से हमारे पास 40 गुना इसका हमारे पास आने वाला है मैग्नीफिकेशन, 100 गुना हमारे पास इसका मैग्नीफिकेशन आ रहा है इस लेंस का, और 400 गुना हमारे पास इस लेंस का मैग्नीफिकेशन आ रहा है, क्योंकि हम इसको आई पीस के पावर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमारे पास बयान किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हवाले से। इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर लाइट का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो जानदार से गुजर करके निकलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की शॉर्ट वेवलेंथ होती है। तो इस तरह से हमारे पास रेजोल्यूशन जो है वो भी ज़्यादा आता है। जितनी ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ होगी उतना ही बेहतर रेजोल्यूशन आएगा। तो इस माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर होती है वो लाइट माइक्रोस्कोप की पावर के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो आमतौर पर लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल सेल को देखने के लिए हो सकता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल जो है वो ना सिर्फ सेल्स को बल्कि सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, उनको देखने के लिए भी इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हो सकता है। मजीद बयान किया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल देखा जाएगा वो जिंदा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गुजरने की वजह से वो सेल जो है वो डेड हो जाता है और बस हमारे पास फिर तस्वीर उसकी बन जाती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मौजूद है और एक मॉनिटर मौजूद है जिस पर उसकी तस्वीर हमारे पास देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हवाले से बयान किया जा रहा है कि इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो 0.2 नैनोमीटर में होगा और इसका मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ये 2.5 लाख गुना चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकता है। इसकी फिर दो किस्में आ जाती हैं, एक को स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है और दूसरे को ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हवाले से, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी सेल से, किसी भी जानदार से, किसी भी टिश्यू से गुजारे जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स उसमें से गुजारे जाएंगे तो एक डिटेल इमेज हमारे पास हासिल होती है, 3D इमेज हमारे पास किसी भी जानदार की हासिल होती है इस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। जिससे कि ये हमारे पास एक इमेज हासिल हुई है जानदार की। ये एक छोटा सा जानदार होता है जिसे एम्फीबॉइड कहा जाता है।
जो दूसरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की किस्म है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके अंदर जो जानदार होगा, जो सैंपल होगा हमारे पास, जो सेल हमारा होगा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया जाएगा पहले, और फिर इलेक्ट्रॉन्स को उस सैंपल में से, उन टुकड़ों में से गुजारा जाएगा। तो इस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दौरान जानदार की सिर्फ ऊपर से वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं गुजरते, बल्कि उसके तमाम हिस्सों से गुजर जाते, क्योंकि उसके टुकड़े टुकड़े हुए पड़े होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास डिटेल्ड इमेजेस हासिल होती हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की। ये ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो तस्वीर हमारे पास आती है वो ब्लैक एंड व्हाइट आती है, फिर उसको बाद में कलर किया जाता है, 3D के अंदर कलर किया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास जो सेल्स की तस्वीरें नज़र आती हैं, ये बाद में 3D के बनाए हुए मॉडल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको 3D के बने हुए मॉडल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये 3D इमेजेस हैं जो जानदारों की फिर बाद में बनाई जाती हैं उन रियल इमेजेस को देखकर। इस तस्वीर के अंदर रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप को भी दिखाया गया है, जिसकी वजह से फिर सेल जो है वो डिस्कवर हुआ था। अब इन दो तस्वीरों के अंदर एक ही जानवर को जिक्र किया गया है, जो कि एक बैक्टीरिया है, सोनमोनेला बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया को दिखाया गया है एक तो लाइट माइक्रोस्कोप से, इस तस्वीर के अंदर लाइट माइक्रोस्कोप से दिखाया जा रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाया हुआ है। ये वाली तस्वीर जो इसकी है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई तस्वीरें हैं। जबकि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर वो तस्वीर ज़्यादा ही डिटेल्ड आई है, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा। यहाँ पर हमारे पास दो तस्वीरें मौजूद हैं, एक ऑनियन सेल्स को हमें दिखाया हुआ है और दूसरा अमेबा को दिखाया हुआ है। तो ये वाली तस्वीरें भी लाइट माइक्रोस्कोप से ली गई हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि लाइट माइक्रोस्कोप से जो तस्वीर ली जाती हैं, उन सेल्स को भी कलर किया जाता है, वरना सेल्स ट्रांसपेरेंट होते तो हमें नज़र नहीं आते। तो ये सारे सेल्स को कलर किया हुआ है, यहाँ पर भी सेल को कलर किया हुआ है, इसी तरह से यहाँ पर इस सेल को भी कलर किया गया है। तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम जो कोई सैंपल देखते हैं, तो उसे देखने से पहले कलर करते हैं ताकि वो हमें क्लियरली नज़र आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हम बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद नहीं होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।